गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो डेट है वो है हमारी 22 अक्टूबर 2020 और एक कक्षा 9 का जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो विषय है इतिहास, उसका पार्ट नंबर 3 है और वर्कशीट नंबर 47 है। हम क्या पढ़ रहे थे इससे पहले? जो वर्कशीट हमने पढ़ी है उसमें नाजीवाद और हिटलर के उदय के बारे में हम 4 वर्कशीट कवर कर चुके हैं और ये जो वर्कशीट है ये नाजीवाद और हिटलर के उदय की 5वीं वर्कशीट है। ठीक है, हमने नाजीवाद और हिटलर के बारे में जाना था। हमने जाना था उसमें कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के जो परिणाम थे वो क्या हुए और जर्मनी में किस तरह से हिटलर का जो उदय था वो हुआ और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध किस तरह से स्टार्ट हुआ और हम जो जब तक हिटलर रहा उस हिटलर के समय पे जो जर्मनी की स्थिति थी इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, देखिए हम देखते हैं कि जो नाजी विश्व दृष्टिकोण था यानी कि जो हिटलर की नाजीवादी विचारधारा थी उसमें विश्व दृष्टिकोण क्या था, यानी कि जो विश्व के प्रति वो दृष्टिकोण रखते थे वो किस तरह का था। देखिए, अगर हम नाजी विचारधारा की बात करें तो इस दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं था, यानी कि जो समाज था वो पूरी तरह से बराबर नहीं था। इसमें भेदभाव के साथ वो इस पूरे विश्व को देखते थे। इनके नजरिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन जो थे वो आर्यों सबसे ऊपर, यानी कि नॉर्डिक जर्मन आर्य जो थे वो सबसे ऊपर थे और यहूदी जो थे वो सबसे निचले पायदान में थे। यानी कि जो समाज था वो अच्छे और बुरे लोगों में इनके दृष्टिकोण में बटा हुआ था। यानी कि जो अच्छे लोग थे वो कैसे थे? वो ब्लॉन्ड थे, नीली आंखों वाले थे, नॉर्डिक जर्मन थे, आर्य थे और सबसे ऊपर थे ये लोग, और जो यहूदी थे वो सबसे निचले पायदान पर आते थे। देखिए, नासियों के अनुसार क्या था? जो नासी विचारधारा थी उसके अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, यानी कि जो भी नस्ल सबसे ताकतवर है वो क्या है? वही जिंदा रहेगी। जो इनकी नजरों में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर थे? वो थे आर्य। ठीक है, और जो कमजोर नस्लें हैं वो खत्म हो जाएंगी और कमजोर नस्ल कौन सी थी? वो यहूदी थी। इसीलिए जो यहूदी थे उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार करते थे ताकि क्या हो सके, जो यहूदी है उनकी समाप्ति करके एक अच्छी नस्ल जो है पूरे विश्व में फैल सके। यानी कि जो आर्य थे वो अच्छी नस्ल के थे और उन्हें ही वो पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे। ठीक है, इनके अनुसार जो आर्य नस्ल थी वो सर्वश्रेष्ठ थी और उन्हें अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, यानी कि उन्हें क्या करना है? अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार आया था एक, जो कब आया था? वो सितंबर 1935 के में आया था और उसके अनुसार क्या था? जो 1935 में न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार था उसके अनुसार क्या था? जो जर्मन नस्ल वाले जो व्यक्ति थे उनको ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे, यानी कि जो जर्मन नस्ल यानी कि जो आर्य थे उन्हें ही क्या होगा? उन्हें ही नागरिकता मिलेगी और उन्हें ही अधिकार मिलेंगे। और जो यहूदी थे और जर्मन के बीच में जो विवाह संबंध पर पाबंदी लगा दी गई, यानी कि जो जर्मन और यहूदी हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होगा। इसके अलावा यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई, यानी कि जो यहूदी है उनको क्या करना है? राष्ट्रीय ध्वज भी फहराना नहीं है और यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, यानी कि उन्हें राष्ट्र से एक तरह से अलग थलग कर दिया गया और एक तो ना तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी, ना ही उन्हें अधिकार मिलेंगे, ना ही उन्हें जर्मन के साथ विवाह संबंध स्थापित कर सकते हैं। और इसके अलावा यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई और जो यहूदी व्यवसायी थे जो व्यवसाय करते थे उसका भी बहिष्कार किया गया और नौकरियों से निकाल दिया गया, यानी कि जो यहूदी थे उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया और यहूदी की संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया, यानी कि जो यहूदी थे उन्हें पूरी तरह से देश से अलग थलग कर दिया गया और उन्हें तरह तरह की यातनाएं और अत्याचार उनके ऊपर किए गए। ये हमने देखा कि जो नाजीवादी विचारधारा थी उसका विश्व दृष्टिकोण क्या था, यानी कि वो विश्व को किस दृष्टिकोण के अनुसार देखता था। और अब देखेंगे जो नाजी युवा सोच थी, यानी कि जो नाजी थे उनकी युवाओं के बारे में किस तरह की सोच थी। देखो, हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाजी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाजी विचारधारा होना बहुत जरूरी है, यानी कि अगर आपको एक शक्तिशाली नाजी समाज की स्थापना करनी है तो जो बच्चे हैं उस देश के उन्हें नाजी विचारधारा होना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर किसी भी देश को विकसित करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके देश को के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया जाए, या फिर किसी भी देश को अगर विनाश की तरफ ले जाना है तो जो बच्चे हैं उन्हें गलत शिक्षा दी जाए। जो बच्चे होते हैं वो हर किसी देश का भविष्य होते हैं और देश का जो भविष्य होता है वो बच्चों पर टिका होता है। जैसी उन्हें शिक्षा प्रणाली दी जाएगी जो उनके विचार है वो उसी तरह के बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो जो
हिटलर था वो क्या चाहता था कि जो एक शक्तिशाली नात्सी समाज की स्थापना करना चाहता था, और शक्तिशाली नात्सी समाज की स्थापना के लिए उसने क्या किया, जो बच्चों में नात्सी विचारधारा की उत्पन्न होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि जो नात्सी विचारधारा है उसे उत्पन्न किया जाए बच्चों के अंदर। ठीक है, इसके लिए उसने क्या किया, इसके लिए उसने बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था, यानी कि इसके लिए उसने बच्चों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रित किया। और इसके लिए उसने क्या किया, अच्छे जर्मन बच्चों को नात्सी शिक्षा प्रणाली से गुजरना पड़ता था, यानी कि जो जर्मन बच्चे थे, अच्छे जर्मन बच्चे थे, यानी कि जो आर्य बच्चे थे, उन्हें क्या किया गया, एक अच्छी नात्सी शिक्षा प्रणाली दी गई। और यह जो परीक्षण था वो एक लंबी प्रक्रिया थी, और बच्चों का जो स्कूली पाठ्य पुस्तक था उसे नए सिरे से लिखा गया। देखिए, जो बच्चे पढ़ते हैं वही समझते हैं, और उनकी जो विचारधारा होती है वो उसी तरह की बन जाती है। तो जो स्कूली पाठ्यक्रम था उसे नए सिरे से लिखा गया, और इस स्कूली पाठ्यक्रम में क्या लिखा गया, और इसमें नस्ल के बारे में प्रचारित नात्सी विचारों का सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम पर एक नया विषय पाठ्यक्रम शामिल किया गया। यानी कि इसमें क्या किया गया, इसमें नस्ल के बारे में बताने के लिए कि कौन सी नस्ल अच्छी है, जो आर्य हैं वो किस तरह से अच्छे हैं, और जो यहूदी हैं वो किस तरह से बेकार है, इसे पढ़ाने के लिए नस्ल विज्ञान नाम से एक पूरा तरह से एक नया विषय बना दिया गया, जिसमें बच्चे नस्ल के बारे में जान सकेंगे और नस्ल की पहचान कर सकेंगे। ठीक है, बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार भी रहे और आज्ञाकारी भी बने और यहूदियों से नफरत करें। देखिए, उन्होंने यहूदियों से नफरत करने के लिए कहा गया और हिटलर को आदर्श माने, यानी कि हिटलर को आदर्श माने ताकि हिटलर जो था वो आराम से शासन कर पाए। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रमण की भावना पैदा की गई, यानी कि जो हमने बहुत पहले पढ़ी थी कि जो वहाँ पर क्या था, जो व्यक्ति था उसमें क्या कहा गया, आक्रमणकारी होना चाहिए व्यक्ति को और हिंसक होना चाहिए ताकि वो देश की रक्षा कर सके। और वही विचार इन्होंने बच्चों के मन में पैदा किए, और खेलकूद के जरिए बच्चों को क्या बनाया गया, हिंसक और आक्रमण की भावना पैदा की गई। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रदर्शन बच्चों को फौलादी दिल वाला बनाता है, यानी कि मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिससे बच्चों का जो मन है वो कैसा बन सके, दिल फौलादी बन सके, ताकतवर। और बच्चों को कैसा बनाना था, ताकतवर और मर्दाना बनाना था, ताकि बच्चे क्या हो सके, ताकतवर, मर्दाना और फौलादी दिल वाला बन सके। ठीक है, 10 वर्ष की उम्र में जर्मन बच्चों को, जो 10 वर्ष की उम्र के जर्मन बच्चे थे उन्हें युंग फॉक, और 14 वर्ष के बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठनों में शामिल कर नात्सी राष्ट्रीय समाजवाद की भावना भरी जाती थी, यानी कि उन्हें एक संगठन में शामिल कर लिया जाता था जिससे उन्हें जो नात्सी समाजवादी भावना थी उसके बारे में बताया जाता था, सिखाया जाता था, समझाया जाता था, और उन्हें उसी के अनुसार कार्य करने के लिए कहा जाता था। ठीक है, इस संगठनों में वो युद्ध की उपासना, आक्रामकता, हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदी और कम्युनिस्ट जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा कर सबक सीखते थे। यानी कि उन्हें किस तरह की शिक्षा दी जा रही थी, उन्हें युद्ध की उपासना के लिए तैयार किया जा रहा था, एक आक्रामक प्रवृत्ति बनाया जा रहा था, उन्हें हिंसा के पाठ पढ़ाया जा रहा था, लोकतंत्र की उन्हें निंदा करना सिखाया गया, और जो यहूदी, कम्युनिस्ट है और जिप्सियों हैं वह अन्य अवांछित जो वर्ग है उससे उन्हें घृणा करने के लिए सिखाया गया। यानी कि सरकार बच्चों के दिमाग पर क्या कर रही थी, पूरी तरह से हावी हो रही थी, और जिस तरह की वो विचारधारा रखती थी उसे पूरे देश में यानी जर्मन में फैलाने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी कि श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। यानी कि 18 साल की उम्र होते ही उन्हें क्या करना पड़ता था, लेबर सर्विस में शामिल होना पड़ता था, और इसके बाद उन्हें क्या करना पड़ता था, बच्चों को सेना में काम करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हिटलर था वो क्या था, वो सेना के पक्ष में था, और उसे पता था कि जो सेना है उसी के द्वारा क्या किया जा सकता है, पूरे विश्व को जीता जा सकता है। इसीलिए उसने क्या किया, उसने जो यंग लड़के थे उन्हें सेना में भर्ती करने का कार्य किया, और किसी भी नात्सी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी, और उन्हें किसी भी जो नात्सी संगठन है उसकी सदस्यता हासिल करनी पड़ती थी। इसमें हमने नात्सी का विश्व दृष्टिकोण देखा और नात्सी युवा सोच के बारे में पढ़ा, और अब हम नात्सी मातृत्व सोच के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो महिलाओं के प्रति सोच थी वो किस तरह की थी। देखो, जो नात्सी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुषों मर्दों से भिन्न और कमतर थी, यानी कि महिलाएं क्या है, पुरुषों से अलग है, भिन्न है और पुरुषों से कम है, इनकी बराबरी संभव नहीं है, यानी कि जो ये पुरुषों से बराबरी नहीं कर सकती। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना है, यानी कि लड़कियों का क्या काम है, एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना।
यानी कि एक अच्छी माँ बने और जो शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे हैं उनको जन्म दे, ताकि जर्मनी में शुद्ध आर्य वर्ग की स्थापना हो सके। देखो, नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नास्तिक मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व जो था वो महिलाओं पर था। यानी कि जो महिलाएं हैं उन्हें क्या करना है, जो नस्ल है उसकी शुद्धता बनाए रखना है, यहूदियों से दूर रखना है अपने बच्चों को, घर संभालना है और बच्चों को जो नास्तिक मूल्य मान्यताएं थी उनकी शिक्षा भी प्रदान करने का जो दायित्व था वो महिलाओं का ही था। यानी कि महिलाओं का जो मेन कार्य था वो क्या था, जो एक बच्चा है उसको जन्म देना और उसे हिटलर की विचारधारा यानी कि नाज़ी विचारधारा के अनुसार ढालना। ठीक है। हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक जो होती है वो माँ होती है। क्यों? क्योंकि लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं को एक साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। यानी कि जो नाज़ी महिलाएं थी उनके साथ सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, यानी कि जो आर्य नस्ल के अलावा जो महिलाएं और बच्चों को जन्म देती थी उनके साथ क्या किया जाता था, उन्हें दंडित किया जाता था और उन्हें नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था। यानी कि जो आर्य जर्मन के बच्चों को जन्म देती थी उन्हें इनाम दिया जाता था, जबकि जो निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली जो महिलाएं थी उन महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर कड़ा दंड दिया जाता था। यानी कि जो जर्मनी विचारधारा थी, यानी कि जर्मन में जो नाज़ी विचारधारा थी वो केवल आर्यों को सपोर्ट करती थी और उसके अलावा जो भी वहाँ पर नस्ल थी उन्हें उनके साथ अत्याचार किया जाता था, भेदभाव किया जाता था और जो यहूदी थे उनके साथ इतना बुरी तरह से व्यवहार किया जाता था कि उन्हें मार दिया जाता था। उनका जो हिटलर था उसका मानना था कि सिर्फ एक शुद्ध जो जर्मन है, यानी कि शुद्ध जर्मनी के लिए क्या है, यानी कि जर्मनी को सर्वोच्च बनाने के लिए यहाँ पर एक शुद्ध नस्ल का होना आवश्यक है। ठीक है। अगर प्रश्न नंबर 1 देखें तो प्रश्न नंबर 1 है कि हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था। देखो, हम देख ही चुके हैं नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था। इसमें क्या था कि ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले और नॉर्डिक जर्मन आर्यन सबसे ऊपर और जो यहूदी थे वो सबसे निचले पायदान पर थे। ठीक है। और जो नाज़ी के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वो जिंदा रहेगा और जो कमजोर नस्ल वाला है वो खत्म हो जाएगा और आर्य जो नस्ल थी वो सर्वश्रेष्ठ थी और अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया का वर्चस्व कायम करना है। ठीक है। और अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है कि नाज़ी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन से उपाय किए। अगर हम इसमें देखें तो इसने क्या किया, जो अगली पीढ़ी में लाने के लिए उसने बच्चों को नाज़ी विचारधारा सिखाने का प्रयास किया और इसके लिए क्या किया, बच्चों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण किया और जो बच्चों का स्कूली पाठ्यक्रम था उसे नए सिरे से लिखा और इसके अंतर्गत क्या सिखाया गया, इसके अंतर्गत नाज़ी विचारधारा के बारे में सिखाया गया। अगर प्रश्न नंबर 3 देखें तो प्रश्न नंबर 3 है कि हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारी है। तो हिटलर के अनुसार महिलाओं की जिम्मेदारी है कि नस्ल की शुद्धताएं बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना और घर संभालना और बच्चों को नाज़ी मूल मान्यताओं की शिक्षा देना जो महिलाओं की जिम्मेदारी या दायित्व है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक अच्छे समाज के लिए जो निर्माण है उसमें विद्यालयों का क्या योगदान होता है। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से विद्यालय में जो भी शिक्षा बच्चों को दी जाती है वो क्या करती है, वो भविष्य में उसे अपनाते हैं और उसी तरह से कार्य करते हैं। यानी कि जो विद्यालय में बच्चों को सिखाया जाएगा उसका जो प्रभाव है वो बच्चे के पूरे जीवन भर पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ नैतिक आचरण यानी कि नैतिक शिक्षा के ऊपर भी नैतिक शिक्षा भी पढ़ाई जाती है, जिससे क्या हो सके, जो बच्चे हैं उनका नैतिक विकास भी हो सके। इसलिए जो विद्यालय में जो भी शिक्षा प्रदान की जाती है बच्चों के, वो बच्चों के भविष्य और उसकी विचारधारा को बनाने में बहुत ही सहायक होती है। अगर प्रश्न नंबर 5 देखें तो प्रश्न नंबर 5 है कि समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, अपने जीवन के उदाहरण द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए, महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों से कहीं भी पीछे नहीं होती और जिस तरह से पुरुषों के अधिकार होते हैं उसी तरह से महिलाओं के अधिकार होती हैं। और जो अगर हम एक घर की ही बात करें तो यदि महिलाओं के बिना जो घर होता है वो बहुत ही अधूरा सा होता है और अगर जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो बाहर भी काम करती हैं, घर भी संभालती हैं और बच्चों की देखरेख भी करती हैं। यानी कि महिलाओं का जो योगदान है वो समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है और
पूरे समाज में वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक समाज के निर्माण में वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि बच्चों को जन्म देना और उन्हें शिक्षा देने का जो दायित्व होता है वो महिलाओं का होता है। और महिलाएं जो होती हैं वो अपने अच्छे आचरण से बच्चों को एक अच्छे शिक्षा प्रदान करती हैं। और महिलाएं जो होती हैं वो कहीं भी किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं होती हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने जो नाजीवाद और हिटलर का जो उदय का पार्ट 5 है इसके बारे में चर्चा की। और ये आज की वीडियो यहीं तक थी, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। लाइक कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।